देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जीएस के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना है। जीडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पूरा लेक्चर ढंग से देखिएगा तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अंततः फिर बेटर फील कीजिएगा। तो शुरू किया जाए। राज्य और राष्ट्र की आय। राज्य के बारे में इतिहास में तुमको बताया गया था कि राज्य क्या चीज होता है। एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं घटित होती है। वहाँ पे एक राज्य होने के लिए चार चीज की आवश्यकता होती है, बताया गया था। पहला क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा सरकार होना चाहिए, और तीसरा जनसंख्या होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, सरकार संप्रभु होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे के दबाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। यही चार को बात था ना। इसी को क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पार्ट है। यहाँ पे समझना हम लोग कि राष्ट्र की आय, मतलब पहले हम लोग यहाँ शुरू करेंगे कि आय क्या होता है। आय बोले तो इनकम। देखिए आय क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मानसिक या तो शारीरिक शारीरिक रूप से श्रम करता है और बदले में उसको श्रमिक को पैसा मिलता है, उसको वेतन मिलता है। व्यक्ति के लिए वह वेतन क्या होता है, आय होता है। सिंपल। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करता है और बदले में उसे वेतन मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है। कोई दिक्कत, पहले आय लिखो जल्दी से। देखो तुम लोग थोड़ा सा फास्ट रहो, ठीक है। फास्ट रहेगा 10-15 मिनट हम बचा लेंगे वीडियो में। जब धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है कहाँ पे क्या कट मारना है। चलिए आय लिखो। बोले, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है तथा बदले में उसे वेतन, इसी को पारिश्रमिक भी कहते हैं, वेतन, तथा बदले में उसे जो वेतन प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति की आय कहा जाता है। उसे उस व्यक्ति की आय कही जाती है। हो गया। तो आय में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा हेडिंग लगाइए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय क्या है बाबू, आय। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तुम लोग का बुक में बहुत डाटा पुराना छपा हुआ है, एकदम सब डाटा अपडेट करते हैं, और जो किताब में लिखा, कॉपी में लिखाया जा रहा है उसी पे भरोसा करना है, और अच्छा से उसको तैयार रखो। नहीं, जो कॉपी में लिखवा रहे हो बोला। हो गया। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, समझो पहले ध्यान से। देखिए किसी भी देश में वहां के जो बाबू नागरिक होगा, जैसे हम आप भारत के क्या हैं, आप लोग तो नाबालिग हैं, अभी भारत का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के नागरिक हैं। आप क्या, हम अब क्या हैं, नागरिक हैं। तो किसी भी देश में वहाँ का जो नागरिक होता है वह चाहे तो देश में चाहे तो विदेश में वस्तु या सेवा का जो उत्पादन करता है और उसका मौद्रिक मूल्य होता है, उसको जोड़िएगा तो उसी कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। फिर से सुन ध्यान से, राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश में या तो किसी देश के नागरिक द्वारा, किसी देश के किसके द्वारा बाबू, नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, लेकिन कहाँ, देश प्लस कहाँ, विदेश में, उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। इसमें 3-4 को टर्म ध्यान रखना है कि नागरिक या तो कहाँ काम करेगा, देश में, नहीं तो कहाँ काम करेगा, विदेश में। देश से तो कहाँ काम करेगा, विदेश में।
और क्या काम करेगा, किसी चीज का क्या करेगा बाबू, उत्पादन। उत्पादन कितने चीज का होता है, या तो वस्तु का, नहीं तो किसका, सेवा का, बिल्कुल सही। और उत्पादन करेगा तो इसका मौद्रिक मूल्य होगा, मतलब बाजार रेट होगा, मौद्रिक मूल्य होगा इसका, बिल्कुल इसको बाजार मूल्य कहते हैं, मौद्रिक मूल्य होगा। और यही मौद्रिक मूल्य कुल कर दीजिएगा, कुल जोड़ दीजिएगा इस सबको, तो यही मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है बाबू, नेशनल इनकम कहा जाता है। फिर से एक बार सेंटेंस बता देते हैं। जब किसी देश के नागरिक द्वारा देश या विदेश में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य के कुल योग को क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत, यानी कि ध्यान रखना इसमें नागरिक इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश है वहाँ का जो नागरिक है वह या तो अपने देश में तो कहाँ, विदेश में, अगर उत्पादन करे कितनी चीज का, वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य बाजार रेट होगा, मार्केट प्राइस होगा, उसको पूरा जोड़िएगा तो उस देश का क्या निकल के आ जाएगा, राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत, देखो ये राष्ट्रीय आय लिखिए। एक एक चीज को ध्यान से बारीकी से समझना, ये तो एकदम थोड़ा सा अलग टाइप का चैप्टर है। राष्ट्रीय आय लिखिए, किसी देश के नागरिक द्वारा, किसी देश के नागरिक द्वारा अपने देश में या विदेश में, अपने देश में या विदेश में, अपने देश में या विदेश में उत्पादित उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को, के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। के योग को उस देश के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऐसा लिखिए, के योग को उस देश के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हो गया, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। राष्ट्रीय आय में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा बाबू। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास क्या रहा है, कौन सा व्यक्ति पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा समझ जाए। हेडिंग बनाइए, भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास, लिख लिए। भारत में राष्ट्रीय आय, जरूरत थी इसकी ना, बहुत गर्मी लग रहा है। चलो सुनो ध्यान से, भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। अब सुनो ध्यान से, रहने दो उसको खुला ही रहने दो। भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास देखो, पहली बार बाबू भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना किए हैं, नाम सुने होंगे दादा भाई नौरोजी का, सुने हैं, दादा भाई नौरोजी। ये पहली बार किए थे 1868 ईस्वी में, और यह एक बुक पब्लिश किए थे, उस बुक का नाम क्या था, द पोवर्टी, द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इनका पुस्तक का नाम है द पावर्टी एंड, पावर्टी मतलब गरीबी होता है, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक था इनका। इसमें पहली बार 1868 ईस्वी में जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा किए थे। दोनों पूछ सकता है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, तो दोनों में 1868 किसको नाम लेना है बाबू, यह ऐसा व्यक्ति है जो लंदन में जो है वहां सांसद भी रह चुके हैं, वहां इलेक्शन लड़े तो वहां जीते भी थे लेबर पार्टी से। भारतीय हैं, ये भारत के ही हैं, और पहली बार गणना की राष्ट्रीय है, तो बोले कि भारत के जो लोग हैं इसमें, क्योंकि ब्रिटिश के हम लोग गुलाम थे, भारत के लोग है बाबू, उसका सालाना आय एक साल में कितना कमाता है, मात्र 20 रुपया। कितना कमाता है बाबू, 20 रुपया। क्या भारत में तो इतना चौंक कह जाती है, 20 रुपया एक साल में जो सालाना आय प्रति व्यक्ति आय, तो फिर राष्ट्रीय आय बताया गया, वो कितना बताया गया, 20 रुपया। किनके द्वारा बताया गया था बाबू,
दादा भाई नौरोजी, ये तो हो गया। दूसरा, दूसरी बात है कि वैज्ञानिक ढंग से पहली बार अगर कोई व्यक्ति अगर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया है तो उनका नाम है VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव। और ये 1925 से 29 के टाइमिंग में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किए थे और ये बताए थे कि भारत में जो प्रति व्यक्ति जो आय है, राष्ट्रीय आय है, वो 32 रुपये बताए थे। कितना बताए थे बाबू? 32 रुपया का सिंबल सही होता है, कितना होता है? 32 बताई थी, 32। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 1949 ईस्वी में बाबू भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 1949, पहले सुनो ध्यान से, 1949 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसका पहला जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था PC महालनोबिस। ध्यान रखना, क्या नाम था उनका? PC महालनोबिस। ये बाबू भारत में पहले किसका अध्यक्ष बने थे? राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का। हैंडराइटिंग से दिक्कत ना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो हैंडराइटिंग बैठा के लिखेंगे तो फिर उसमें मेरा ध्यान चल जाएगा, तो हमारा ध्यान पूरा पूरा रहता है कि आपको बढ़िया से कैसे समझाया जाए। तो राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? PC महालनोबिस। और ये पहली बार इनको कहा गया कि भाई आप जो है अच्छा ढंग से तैयारी कीजिए, बढ़िया से डेटा लाइए। अप्रैल 1951 ईस्वी में इनका जो टीम था यानी राष्ट्रीय आय समिति, ई प्रकाशन किया था। कब? अप्रैल 1951 में, अपना रिपोर्ट अप्रैल 1951 में दिया था। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के जो राष्ट्रीय आय है वो लगभग 8650 रुपया है। 8600 कितना है बाबू? 50 रुपया है। और प्रति व्यक्ति आय के बारे में 246.9 बताए थे। इतना बाबू प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक आदमी का एक साल में जो प्रति व्यक्ति आय है 51 के टाइम में 48-49 की गणना किए थे तो 246 पॉइंट कितना बताए थे? 9। और भारत के राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत के राष्ट्रीय आय की बात कीजिएगा तो कितना बताया गया था? आई बात समझ में? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ 1951 के बाद? फिर 1951 में ही, पहले थोड़ा लिखवा देगा इसको, फिर लिखवा देते हैं क्योंकि कैमरा आने से क्या हो गया कि स्पेस थोड़ा कम हो गया तो फिर लिमिटेड रहना पड़ता है। इसको लिख लो जल्दी से, एरो दे करके ही एकदम सेपरेट लिख लो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इससे, लिखो। भारत में पहली बार, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में किया गया। 1868 ईस्वी में किया गया जिसमें भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति सालाना आय लिखना, प्रति व्यक्ति सालाना आय 20 रुपया बताएं। हाँ, एक साल का, और क्या, 20 रुपया बताएं, फुल स्टॉप। इन्होंने इस रिपोर्ट को अपनी पुस्तक द पावर्टी, आप चाहें तो देवनागरी का भी सहारा ले सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस रिपोर्ट का प्रकाशन लिखे थे ना, में प्रकाशित किए।
इन इंडिया में प्रकाशित की है। हो गया। नेक्स्ट एरो, एग्जाम में ऐसा अगर इतिहास पूछ देगा तो भाई पैराग्राफ चेंज करके काम चलाना, लिखिए। नेक्स्ट एरो, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना 1925-29 में, आर्थिक महामंदी का टाइमिंग था, बताया था ना, 29 में तो पीक पर था। राष्ट्रीय आय की गणना डॉक्टर VKRV, राव 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 VKRV राव द्वारा किया गया। इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 32 रुपया बताया। 32 रुपया, 32। हो गया। नेक्स्ट लिखो एरो, लिखिए। आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नीस सौ उनचास ईस्वी में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष समिति समिति का प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, क्योंकि बोलते कुछ लिख कुछ देते ना। पीसी क्या लिखे, महालनोबिस बने। इस समिति ने अपना रिपोर्ट, इसमें लिखो, इस समिति ने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1951 ईस्वी में, अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया। 1951, 51 प्रकाशित किया। जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय 8650 रुपया, 8650 रुपया तथा प्रति व्यक्ति आय, तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताया गया। हो गया यहाँ तक? बताया गया।
अब देखिए, अप्रैल में रिपोर्ट आया बाबू, उसके बाद अब एक नया संस्था बनेगा जो 2019 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी से जितना अकाउंटिंग देख रहे हैं सब गणना वही करेगा। अब कौन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। मई में बना था, मई 1951 ईस्वी में एक नए संस्था का निर्माण होगा, उसका नाम पड़ेगा बाबू CSO, या इसी को लिखेगा CSI। अभी CSO क्या है, CSI क्या है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझो। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब, या सॉरी, इसको ऑफिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, या तो इसको कहेंगे सेंट्रल स्टैटिक इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, संस्था इसको बोलेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑफिस रहेगा तो कार्यालय हो जाएगा, अगर इंस्टीट्यूट रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, संस्था हो जाएगा। ये दोनों एक ही नाम है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। अब किसी को 1954 लग रहा हो कि बुक 1954 दिया हुआ है, एक्चुअल में वो संगठन है, अभी उसको हम ठीक करते हैं, ध्यान से पहले समझो। मई 1951 ईस्वी में देश में ठीक ठाक रिपोर्ट प्रकाशित हो राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का, इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का नाम क्या रखा गया, CSO, या तो इसको CS क्या कहते हैं, आई, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका फुल फॉर्म में लिख पाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, या तो अगर आई रहेगा तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसी को 1954 ईस्वी में जो है, आगे जाकर के जो है 1954 में विलय कर दिया जाएगा, और उसका नाम CSO मतलब कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, सेंट्रल थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी क्या कहेंगे बाबू, संगठन। 1900 इसकी स्थापना कब किया था, 1954 में। ये डेटा कब का, 1954 का है। लेकिन एक से पहले जो तैयार किया गया था उसका नाम क्या था, उसका भी CSO ही नाम था, लेकिन O4 यहाँ पे क्या होगा, ऑफिस होगा, मतलब कार्यालय होगा। या तो आई सबसे परफेक्ट होगा, उसका मतलब क्या होता है, संस्था होता है, इंस्टीट्यूट होता है। कोई दिक्कत। तो आप देखो, ये जो देख रहे हैं CSO जो देख रहे हैं, 1951 से लेकर के, चूंकि 51 में बन गया था, 1951 से लेकर के 2019 ईस्वी तक भारत में जीडीपी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, उसकी गणना करेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय आय होता है, इस सबकी गणना NSO करता है। अभी कौन सा वाला है, NSO कहाँ से आ गया है, अगला स्लॉट में उसको हम समझाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको लिख लो। इतिहास ही चल रहा है ना, नेक्स्ट एरो लिखो। लिखिए, देखिए मई 1951 ईस्वी में, नेक्स्ट एरो, इतिहास में अगला पार्ट। मई 1951 ईस्वी में CSO फुल फॉर्म में लिख ही लो, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस लिखना, CSO, या अच्छा ब्रैकेट में लिखना है तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लेना। CSO ब्रैकेट में लिख लो, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, और उसी में अंदर ही ब्रैकेट में ही डैश करके हिंदी लिख लो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ब्रैकेट बंद। हो गया, या CSI, आई मतलब इंस्टीट्यूट, संस्था, उसी ब्रैकेट लगाओ, सेंट्रल स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, डैश करके उसको अंदर में हिंदी लिख लो, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। हो गया।
हो गया बाबू? लाइन जरा शुरू में बोलो तो क्या लिख पाए थे? हम्म, हाँ, ठीक है ठीक है। या की स्थापना किया गया, की स्थापना किया गया, जो जो 1951 से, जो 1951 से 2019 तक, 19 तक भारत में, 2019 तक भारत में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीडीपी इत्यादि की गणना करता था। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। वर्तमान में, वर्तमान में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी की गणना एनएसओ, बड़ा वाला एनएसओ द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। अभी क्या है एनएसओ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसको क्लियर करते हैं। एक स्टार देंगे जैसे लिखो तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी ई वाला सीएसओ को, को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में सीएसओ, अब दोनों का नाम एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है बाबू। हो गया? ब्रैकेट में क्या लिखे? सीएसओ, उसका पूरा नाम लिख लो, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले एग्जाम में देना, अगर ऐसा सीएसओ रहेगा तो पहले देखना है पहले क्वेश्चन में कि कौन सा पूछा, ऑफिस वाला है कि ऑर्गेनाइजेशन वाला है। ये लिखा हुआ है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हो गया? चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा, इतिहास पता लगा, पहली बार कौन गणना किए, कैसे कैसे आगे बढ़ा है। अगर ऐसा जगह कि भारत में राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय क्या है भारत में, इसकी इतिहास की चर्चा करें तो कर दीजिएगा। पहले परिभाषा दे देना है, उसके बाद इतिहास लिख करके वही से शुरू कर देना है। 3 से 4 5 लाइन में आपका आंसर परफेक्ट बन जाएगा। और वर्तमान तक लगा छोड़ना, वर्तमान में कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना? एनएसओ। अब एनएसओ क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे। हेडिंग दो क्या? ओ पूरा नहीं हुआ था वो कार्यालय। देखिए एक मिनट कॉपी। 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में विलय कर दिया गया। विलय मतलब मिला देना, ये ना, हाँ ये पहले ही से, ये जब इसके साथ मिला तो इसकी अवधारणा सामने आया, क्योंकि इसका भी काम बढ़ गया था। विलय कर दिया गया। तो अगर पूछ देगा कि जो संगठन था उसकी स्थापना कब हुआ, तो उसका आंसर 54 मारना है। विलय, विलय, विलय मतलब केमिस्ट्री में चले जाते हैं। हो गया? चलिए हेडिंग दो बाबू, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑनलाइन वाला बच्चा को और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि ऑनलाइन के पास तो पूछने का कोई साधन है नहीं मेरे पास, कमेंट ही एक साधन है। तो अगर सुझाव देना चाहते हैं तो हमको दे सकते हैं, उचित रहेगा तो माना जाएगा। हो गया। सकल घरेलू क्या लिखे बाबू, पहले सुनो, पहले सुनने से पहले थोड़ा सा समझो, बिना सुनने कैसे समझेगा तुम लोग। देखो परिभाषा से क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी किसी बाबू अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, कितना साल में बाबू, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का, वस्तु एवं किसका, सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक क्या बाबू, मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू। एक बार पुनः बताते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष मतलब एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें एक चीज हम और ऐड करना चाहते हैं, देश के घरेलू सीमा, देश के घरेलू सीमा। अब जाकर के परिभाषा परफेक्ट हुआ, ध्यान समझो। किसी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित देश के घरेलू सीमा में वस्तु तथा सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, याद हो जाएगा। अब इसका एक एक पार्ट को समझाता है, क्योंकि ओकरो में कुछ बात छोड़ दिए हैं, एकरो में कुछ बात छोड़ दिए हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन बात है, इस चलते छोड़ दिए थे। अब एक एक चीज को हमको समझाना है, पहले इसको लिखो, पूरा क्लास में बने रहो, अंत में आते थे तुमको पता लगेगा कि सब कुछ क्लियर हो गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हेडिंग लगा लिया, लिखो, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर, देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को, अंतिम मौद्रिक मूल्य को, सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी आप कहते हैं, हाँ, अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लिखे। अब देखो एक इसमें पहला वर्ड समझो। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी क्षेत्र जहाँ पे आर्थिक गतिविधि होता है उसको क्या कहा जाता है, और वहाँ पे आर्थिक गतिविधि का मतलब हो गया कि किसी चीज का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। देखो एक नया वर्ड आ गया बाबू, देश के घरेलू सीमा। देश के घरेलू सीमा क्या होता है उसको समझो ध्यान से। देखो देश के भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा प्लस समुद्री सीमा प्लस विदेशों में स्थित दूतावास। दूतावास तुम लोग समझता है, हाँ। अगर आपसे कहे कि बताओ घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, तो बस तीन चीज ध्यान रखो। एक क्या, देश के भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा मतलब कि भारत उसका भौगोलिक सीमा है कि नहीं है, ऊपर में सीमा, ठीक है, बाउंड्री, बॉर्डर, ठीक है, हाँ तुम लोग है पूरा। देखो पूरा एक सीमा हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग समुद्र से भी टच करते हैं, या तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारा लक्षद्वीप है, इसका सीमा कैसा है, समुद्री सीमा है।
ई भी ऐड कर लेना है। प्लस में जो भारत सरकार विदेशों में अपना दूतावास खोल रखा है उसको, उस सीमा को भी ऐड कर लेना है। अगर वहां पे उत्पादन हो रहा है, मतलब ये तीनों एरिया में उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। तो बताओ तो घरेलू सीमा बड़ा हुआ कि देश के भौगोलिक सीमा बड़ा होगा? घरेलू सीमा बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा। अरे तीनों को ऐड करेंगे तब ना बराबर होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव वजह बना दीजिएगा। यही छोटा छोटा टर्म जो है तुमको वहाँ दिक्कत कर देता है कि घरेलू सीमा क्या होता है और देश के भौगोलिक ज्योग्राफिकल बॉर्डर क्या होता है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भारत है उसका चारों तरफ का एरिया और जो पानी वाला एरिया वो भी, और अगर कहीं विदेश में दूतावास खोल ले है वहां भी ऐड कर लीजिएगा। तो वो तीनों मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, घरेलू सीमा। तो नीचे से लिख लो घरेलू सीमा बराबर, घरेलू सीमा बराबर देश के भौगोलिक सीमा, जैसे पाकिस्तान चीन इस सब से बॉर्डर टच करता है नीचे तक चारों तरफ का ये, प्लस समुद्री सीमा, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास। विदेशों में स्थित दूतावास, फॉरेन एम्बेसी कहते हैं इसको, जहाँ पे आईएफएस नाम सुने हैं तुम लोग। अगर विदेश में कोई नागरिक कमाया जाएगा उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो उसको कौन डिक्लेयर करेगा? तो जिससे व्यापार हमारा होता है तो वहाँ पे सरकार एक ऑफिस खोल के रखता है। जैसे अमेरिका वहाँ ऑफिस खुला हुआ है, वो भारत का दूतावास कहा जाएगा। तो अगर कोई अमेरिका में, अगर भारत में बिजनेसमैन रहेगा, उसके साथ अगर अमेरिका में कोई तरह गलत होता है, अमेरिका सरकार उस पर भेदभाव करता है, तो वह उसके लिए एक भारतीय चाहिए ना वहाँ पे ना, वही होता है आईएफएस। यूपीएससी एग्जाम दीजिएगा तो जो आईएएस आईपीएस उसके बाद आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसका वही ट्रांसफर होता है, वहीं पे मिलता है उसका। उसका ट्रेनिंग अलग, अमेरिका को जरूरी है, और भी जगह जा सकता है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। मतलब थर्ड रैंक का है वो। चलो, तो हमको लगता है भौगोलिक सीमा क्या समझ में आ गया होगा। नीचे से अब लिख लो तो लाइन, भौगोलिक सीमा, एक लाइन अर्थ लिख लो, भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा से छोटा होता है। एरो देख नीचे से लिख लो, हाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। घरेलू सीमा से पहले भौगोलिक बोले थे, देखो भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा से छोटा होता है। चलिए दूसरा क्या है बाबू, वस्तु। और क्या है वस्तु, थोड़ा सा पीछे समझाए थे, समझ है ना। और इसका अंतिम मौद्रिक क्या है, मूल्य। थोड़ा सा वस्तु को समझते हैं फिर से। हेडिंग दो वस्तु, GOODS दे दिया हेडिंग। हाँ बीच से हेडिंग दो, एरो करके नीचे लिखो। उत्पादन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मध्यवर्ती वस्तु। दूसरा, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु हो गया। पहले भी तुम लोग बताए थे वस्तु दो प्रकार का होता है, किसी को याद है कौन कौन होता है? वस्तु और हमने तो वस्तु भी लगता बताया था, नहीं बताया था वस्तु, कमेंटेशन में बताए थे। चलो यहाँ समझो, उत्पादन के द्वारा वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक मध्यवर्ती, दूसरा क्या, मध्यवर्ती किसको कहते हैं? देखो, कच्चा माल का नाम सुना है, रॉ मटेरियल। ये जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है बाबू, इसी को कौन सा वस्तु कहा जाता है? मध्यवर्ती वस्तु। क्योंकि इसको से कोई वस्तु का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और जब एक से कोई वस्तु का निर्माण हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, अंतिम वस्तु। अब अंतिम वस्तु होने के लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त क्या है बाबू कि वो डायरेक्ट यानी कि उसका प्रत्यक्ष उपभोग होना चाहिए।
जैसे कोई बिस्किट वगैरह बन गया है तो उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। तो आपके लिए बिस्किट क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु हो जाएगा। उसके बाद उसका मौद्रिक मूल्य होना चाहिए। मौद्रिक क्या होना चाहिए, मौद्रिक मूल्य मतलब कि बाजार मूल्य। और तीसरा एक क्या ध्यान रखना, मूल्यवर्धन ना हो। अभी नया टर्म आ गया, ध्यान से सुनो। अगर जो वस्तु इस तीनों चीज को फॉलो करेगा उसी को कौन कैसा वस्तु कहा जाएगा। और जीडीपी में शामिल करते अंतिम वस्तु को, ना कि कौन वस्तु को, मध्यवर्ती वस्तु को। छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान समझो। अंतिम वस्तु होने के लिए पहले क्या है कि जिसका प्रत्यक्ष उपभोग हो तथा जिसका बाजार में क्या हो, मौद्रिक मूल्य हो एवं उसमें मूल्यवर्धन ना होता हो, उसी को क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तु कहा जाता है। अभी मूल्यवर्धन क्या होता है, पहले दोनों को थोड़ा सा लिखो। पहले लिखिए मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं इसको। इसे कच्चा माल भी कहा जाता है। गैस कर लिखो इसमें, इसे कच्चा माल भी कहा जाता है क्योंकि इससे क्योंकि इससे वस्तुओं का निर्माण होता है। दूसरा लिखिए, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु देखो, वैसा वस्तु जिसका प्रत्यक्ष उपभोग हो, वैसा वस्तु जिसका प्रत्यक्ष उपभोग हो, कौमा, मौद्रिक मूल्य हो, मार्केट प्राइस, मौद्रिक मूल्य हो तथा उसमें मूल्यवर्धन न हो, उसमें मूल्यवर्धन ना हो तथा उसमें मूल्यवर्धन ना हो, उसे क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तु। अब देखो इसको एग्जाम्पल के जरिए तुम लोग को हम समझाते हैं कि कैसे मध्यवर्ती और कैसे क्या। मिटा इसको ना। देखो एक गन्ना है, क्या है बाबू, गन्ना। ये फैक्ट्री वगैरह में गया और इसके बाद फिर क्या बन गया बाबू, चीनी बन गया। अभी जो गन्ना है यह मध्यवर्ती वस्तु है कि अंतिम वस्तु है, और चीनी क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा। अब देखो मूल्यवर्धन क्या होता है। सपोज कीजिए कि गन्ना के दाम है 10 रुपया, कितना दाम है बाबू, और चीनी के दाम है सपोज करो 50 रुपये। 10 रुपये का गन्ना लिए, उसको से कितना बना लिए, 50 रुपये बना लिए। अभी 10 रुपया जो रेट है बाबू, ये कौन सा वस्तु का रेट है, और अंतिम वस्तु का रेट क्या है। अब इसमें मूल्यवर्धन कितना हुआ, मूल्य कितना का बढ़ाया गया, तो मूल्यवर्धन बराबर हो जाएगा 50 - 10 बराबर कितना हो जाएगा। क्योंकि 10 रुपये का पहले था और आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च किए, केमिकल डाले, फैक्ट्री में लेबर मजदूरा तमाम तरह की चीजें उसके ऊपर खर्च किए, और अंततः इसको किस में कन्वर्ट कर दिए आप, अंतिम वस्तु में। जितना हो सकता था इसको उपभोग लायक बना दिए, इसका बाजार में एक मूल्य हो गया। कितना मूल्यवर्धन किया बाबू, तो कितना मूल्यवर्धन किए। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा तो बता दीजिएगा। अगर किसी का मान के चलो कि मध्यवर्ती वस्तु का रेट दे दिया है और अगर अंतिम वस्तु का रेट भी दे दिया है, तो अगर कहेगा बताओ इसमें से मूल्यवर्धन सबसे ज्यादा किसका है, तो बता दीजिएगा। बस निकाल, सिंपल निकाल देना है। तो हमको समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ऐसे ही बनाओ तो। गन्ना लिखो, उसके बाद फिर इधर लिखो चीनी लिखो, उसका 10 रुपया लिखो, इसका 50 लिखो। का 10, इसका 50। उधर नीचे से लिख दीजिएगा मध्यवर्ती वस्तु ये अंतिम वस्तु।
हो गया, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। अब नीचे से लिखना एरो देकर के, वस्तु के मूल्यवर्धन बराबर, वस्तु के मूल्यवर्धन बराबर मूल्यवर्धन बराबर लिखिए, अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। समझ जाएंगे ना? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करेंगे कि अंतिम वस्तु को शामिल करेंगे? हाँ, जीडीपी में अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, उसका परिभाषा हम क्या लिखवाए थे? वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य लिखवाए थे। क्यों लिखवाए समझ में आ रहा है ना? अगर मान के नहीं करेंगे तो क्या पता क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगा। जीडीपी जब काउंटिंग हो, जब हम समझेंगे जब जीडीपी और राष्ट्रीय आय में अंतर, तो और स्पष्ट होगा कि जीडीपी क्या बताता है और राष्ट्रीय आय से क्या पता चलता है। जीडीपी जो है देश के अंदर कितना प्रोडक्शन और उसको बता रहा है। तो अगर एक ही चीज को दो बार काउंट कर लिएगा तो ज्यादा बताएगा ना वो। तो सही हो, दोहरी गणना ना हो, इसके लिए भाई फाइनल रेट तय किया जाता है, भाई यहाँ पे काउंटिंग होगा, ना कि चीनी को काउंटिंग किए, इसका गणना किए, फिर इसका किए, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60 बतावे लगेगा, तो जीडीपी गलत बतावे लगेगा। जीडीपी कोई देश की आर्थिक क्षमता को बताता है, क्या उसकी क्षमता है। तो मूल्यवर्धन समझ में आ गया? चलो अब एक और परिभाषा पढ़ो तो जीडीपी का, देखो तो समझ के थोड़ा सा जल्दी, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसको रट जाना है। हो गया? तो समझ में आ रहा है? सेवा के वही अंतिम वाला होगा। चलो नीचे से लिखो एरो दे करके, जीडीपी की गणना वर्तमान में एनएसओ द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है, तिमाही आधार पर किया जाता है। तिमाही मतलब कितना माह हो? 3-3 माह पे काउंटिंग किया जाता है। पहले अप्रैल से शुरू करेगा वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। इस जो टाइमिंग होता है उसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अप्रैल मई या कहाँ तक? जून तक। फिर इसमें जुलाई अगस्त सितंबर तक, उसी प्रकार से 4 को काउंट कीजिएगा तो 300 का कितना हो जाएगा? 12 महीना हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि जीडीपी की गणना किया जाता है तो बताओ मासिक किया जाता है कि तिमाही आधार पर किया जाता है? आगे पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की जो गणना किया जाता है वह मासिक आधार पर किया जाता है, मतलब एक साल में 12 बार। बल्कि जबकि जीडीपी का काउंटिंग कब किया, कितने आधार पर किया जाता है? तिमाही आधार पर किया जाता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लिखो, अगर ऐसा Q1 Q2 लिखा है तो कंफ्यूज मत होना है। Q1 फर्स्ट, Q2 Q2 थर्ड और Q4 क्यू का मतलब होता है। तुम लोग को इतना नहीं जानो, बस तिमाही ध्यान लो। नेक्स्ट एरो लिखो, जीडीपी की गणना हमेशा मौद्रिक मूल्य में की जाती है। मौद्रिक मूल्य मतलब अंतिम में मौद्रिक मूल्य होता है। हो गया? हमेशा किस पे किया जाता है? मौद्रिक मूल्य। जो पता वास्तविक होता है, वो 11-12 वाला जो डेटा रहेगा वो उसको वास्तविक कहते हैं, और वर्तमान समय में जो 24-25 का डेटा लेकर के जो जीडीपी तैयार किया जाता है इसको कैसा मूल्य कहते हैं? मौद्रिक मूल्य कहते हैं इसको। अब देखो, जीडीपी की गणना में किसको किसको शामिल नहीं करते हैं? तो जीडीपी की गणना में पहला चीज किसको नहीं शामिल करते हैं बाबू? तो मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक जगह लिखवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। दूसरा, पुरानी वस्तु को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरा, एक काम करो तुम लोग लिख लो लग लेटर डायरेक्ट, क्या समय बच जाएगा? इसको रट ही जाना है और समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। हेडिंग लगाओ, लिखिए जीडीपी की गणना में
हेडिंग लगाइए, जीडीपी की गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। हो गया? निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 1, मध्यवर्ती वस्तु। नंबर 2, पुरानी वस्तु। तीसरा, वैसा वस्तु एवं सेवा, वैसा वस्तु एवं सेवा जिसका मौद्रिक मूल्य न हो। मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब है बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य न हो। नेक्स्ट, शेयर, शेयर कॉमा बॉन्ड, ये क्या होता है? ये बैंक व्यवस्था पढ़ाएंगे वहां बताया जाएगा। शेयर कॉमा बॉन्ड द्वारा प्राप्त आय या लाभ, शेयर या बॉन्ड द्वारा प्राप्त आय या लाभ। नेक्स्ट, हाँ, काला धन, नाम सुना काला धन का? ब्लैक मनी। क्या होता है काला धन? ये मुद्रा बताया जाएगा। कोयला को काला धन नहीं कहते हैं। चलो वहां बताएंगे, लिखो आगे। नेक्स्ट लिखो, काला धन लिखती है, शेयर बॉन्ड, ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखना है क्या? वैसा वस्तु जिसका मौद्रिक मूल्य लिखवा दिए, कितना हुआ? एक लिख लो, क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना क्रिप्टो करेंसी का? तथा बिटकॉइन से प्राप्त आय तथा लाभ। मुद्रा में हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत समझाने का, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और बिटकॉइन क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी तथा बिटकॉइन, बिटकॉइन से प्राप्त आय, बिटकॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, अर्थात क वा ई न, क्वाइन, से प्राप्त आय या लाभ। एक और लिख लो, लॉटरी, लॉटरी समझते हैं ना? लॉटरी कॉमा सट्टा, सट्टा समझते हैं? सट्टाबाजी नहीं होता, कॉमा जुआ, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। लॉटरी सट्टा कॉमा जुआ से प्राप्त आय एवं लाभ। ये जितना लिखा हुआ है इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो, अब तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में अंतर, यानी कि शॉर्ट में लिखेगा जीडीपी तथा राष्ट्रीय आय में क्या बाबू? अंतर। अब जिसको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला, समझा इसको? देखो, जीडीपी और राष्ट्रीय आय में अंतर, इस अंतर को समझिएगा तो दोनों में अंतर करना आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे दोनों एक दूसरे से अलग है। देखो, जीडीपी के बारे में समझे पहले। यह एक कैसी अवधारणा है बाबू? भौगोलिक अवधारणा, मतलब फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जो देश के कहाँ होता है? घरेलू सीमा में।
देश के घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन होगा उस सब को कहाँ काउंट किया जाएगा? जीडीपी में। और ये बताओ, देश तो था कौन? विदेश में। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है बाबू, कि अपना नागरिक होना चाहिए। अगर अपना नागरिक है, और मान के चलो कि कोई कंपनी, मान हम कोई कंपनी चलाते हैं और मेरा कंपनी है वो विदेश में अमेरिका में है, ठीक है, और अमेरिका में या तो फिर रूस में है, अमेरिका में कोई कंपनी है। अब अगर अमेरिका में वो कंपनी है तो वहां से जाहिर सी बात हमको फायदा होगा, तो आय वहां से प्राप्त करेंगे, वहां से आय प्राप्त करेंगे और भारत में हम आय अपना बैंक में जमा कर दिए। बताओ, इसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में। जीडीपी में क्यों नहीं? क्योंकि जीडीपी केवल किसको अलाउ करता है? देश के भौगोलिक सीमा और जो समुद्री सीमा है प्लस दूतावास। हम विदेश में कंपनी खोले हैं, विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है जीडीपी में आएगा वो? नहीं। तो पहला अंतर ये हो गया कि अगर आप विदेश से, अगर हम ही नागरिक है भारत के, विदेश से अगर आय अर्जित कर रहे हैं तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। किसमें काउंट करेंगे? चलो दूसरा बात समझो, कि अगर मान के चलो कि भारत में कोई विदेशी कंपनी आकर के अपना प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो किस में शामिल करेंगे? इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे? इसमें करेंगे। जो राष्ट्रीय आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये किस में करेंगे? क्योंकि यह देश के भौगोलिक सीमा में अगर कर रहा है, अगर कोई टेस्ला कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो आकर के देश में अगर उत्पादन कर रहा है, कोई भी विदेशी देश में उत्पादन कर रहा है बाबू, तो प्रोडक्शन तो हमारा घरेलू सीमा में हो रहा है ना। अगर घरेलू सीमा में प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उसको किसमें जगह देंगे? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नागरिक, भारत के नागरिक या तो घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहा हो या तो बाहर में उत्पादन कर रहा हो, उस सब का उसका जो इनकम होगा वो किसमें ऐड करेंगे? लेकिन अगर देश के घरेलू सीमा, मतलब तीन को बताते घरेलू सीमा का मतलब, एक क्या था? भौगोलिक सीमा, जो 28 राज्य 8 के सदस्य प्रदेश हो गया, और दूतावास, केवल दूतावास। यहाँ पे चाहे तो देशी हो चाहे तो विदेशी हो, कोई भी अगर प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो सबको कहाँ काउंट किया जाएगा? आई बात समझ में? तो देखो अब इसको पढ़ते हैं। यह एक भौगोलिक अवधारणा है जो देश के कहाँ किसमें लागू होता है? घरेलू। और बताओ, जो भारत के नागरिक देश या तो विदेश में अगर आय अर्जित कर रहा है उसको भी कहाँ काउंट करेंगे? राष्ट्रीय आय। दूसरा, इसको से बाबू देश के आर्थिक क्षमता का पता चलता है, पता चलता है। और इसको से देश के आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण के बारे में पता चलता है। अगर आर्थिक कल्याण को मापना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? जिसका राष्ट्रीय आय ज्यादा है, इसका मतलब वहां आर्थिक कल्याण ज्यादा होता है, वहां उस सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा। और अगर आर्थिक क्षमता मापना है तो क्या देखना पड़ेगा तुमको? जीडीपी। ये दो अंतर समझ में आया? किसमें विदेशी शामिल होगा बताओ तो? इसमें कि इसमें शामिल होगा? राष्ट्रीय आय में विदेशी शामिल होगा? गलत बोल रहे हैं, अभी भी तुम लोग नहीं समझ रहे है कि देखो, राष्ट्रीय आय में केवल भारत में किसका शामिल किया जाता है बाबू? याद करो, परिभाषा इसको बताए थे कि भारत के नागरिक द्वारा, देश में तो फिर कहाँ? विदेश में। एक बार पढ़ो तो परिभाषा जल्दी से, जल्दी निकालो सब लोग, क्योंकि अभी केवल हम लिखवाए थे, एक बार उसको जल्दी से पढ़ो। सिर्फ जीडीपी लिखवाए हैं? वाह, तो जल्दी बुला के तुम लोग पूरे जीडीपी लिखवाए हैं। देखो पढ़ के जल्दी से उसको, उसमें क्या क्या बात लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा? तुम साफ साफ लिखवाए हैं, लेकिन हाँ जब हम अंतर पढ़ा रहे थे, अंतर पढ़ाएंगे तब भैया ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर हो रहा है? परिभाषा पढ़ो तो बढ़िया से, क्या लिखा हुआ है? किसी भी, हाँ, या विदेश में कोई भी चीज का उत्पादन करे या तो फिर वस्तु का या तो सेवा का कर रहा है, तो उसका जो आय होगा, जो उसको ऐड कीजिएगा, तो उसको किसको क्या कहा जाएगा? उसको राष्ट्रीय आय। इसमें एक और तीसरा अंतर ले लेते हैं कि यह उत्पादन आधारित होता है। घरेलू सीमा में कैसा आधारित है बाबू? उत्पादन। और यह क्या होता है? नागरिक आधारित होता है। नहीं, मेन नागरिक तुम लोग को पकड़ में रख लो कि अगर नागरिक या तो देश में या तो विदेश में कहीं भी प्रोडक्शन करके ला रहा है तो सब किस में काउंट होगा? लेकिन अगर भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा के अंदर अगर विदेशी या तो देशी कोई भी आदमी अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो किस में काउंट किया जाएगा? आगे बात समझ में? लिखो पहला अंतर, पहला अंतर लिखिए, जीडीपी में लिखो, यह एक भौतिक अवधारणा है। यह एक भौतिक अवधारणा है।
जो देश के अवधारणा है, जो देश के घरेलू सीमा तक सीमित होता है। नेक्स्ट उत्तर लिखो। यह घरेलू सीमा के साथ साथ विदेशों में उत्पादन क्या लिखे? यह घरेलू, क्या लिखे? यह विदेशों में उत्पादन को भी समाहित करता है। नेक्स्ट, यह उत्पादन आधारित होता है। यह उत्पादन आधारित होता है। उस तरफ यह नागरिक आधारित होता है। नेक्स्ट, यह देश की आर्थिक क्षमता को मापता है। यह देश में आर्थिक कल्याण को मापता है। नेक्स्ट, उस तरफ लिखना। यह या नहीं, सॉरी, इसमें लिखो। इसमें इसमें घरेलू सीमा के भीतर, इसमें घरेलू सीमा के भीतर विदेशियों द्वारा विदेशियों द्वारा उत्पादन को भी शामिल किया जाता है। इसमें लिखे थे ना, उत्पादन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें इस तरह लिखना। इसमें विदेशी नागरिक के आय को शामिल नहीं किया जाता है। हो गया बाबू? अच्छा देखो, सुनो। अगर देश में कोई विदेशी कंपनी जो है प्रोडक्शन उत्पादन कर रहा है, ठीक है, और पैसा कमा रहा है, पैसा कमा करके वो अपने देश में भेज रहा है, तो बताओ उसका जो पैसा है उसको किस में काउंट किया जाएगा? जीडीपी में काउंट किया जाएगा कि इसमें काउंट, राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा? जीडीपी में किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा। समझ रहा बात ना? क्योंकि हमारा देश के घरेलू सीमा में वह उत्पादन किया, बस इतने में बैठाओ कि देश के घरेलू सीमा में सीधा जीडीपी मारना है, और खाली घरेलू सीमा को बढ़िया से पहचानो। और अगर कोई भारतीय चाहे कहूँ कमाए, यहाँ कमाए, पाकिस्तान कमाए, कहीं भी कमाएगा, उसका जो आय होगा उसको किसमें जगह मिलेगा? दोनों में अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो समझ ही गए। तो अब गणना करते हैं। क्या जीडीपी की गणना करने का प्रोसेस क्या उसको बताया जाता है? हेडिंग मारो।
राष्ट्रीय आय या जीडीपी की गणना। हेडिंग दे दिए। जीडीपी की गणना। चलो देखो, तुम लोग मॉस्पी का नाम सुना है? पहली बार सुन रहे हैं? देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, एक नाम सुनो जिसका नाम क्या है बाबू? मॉस्पी। मॉस्पी का फुल फॉर्म पहले समझो। पहला एम फॉर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। क्या इसको पढ़ते हैं? स्टैटिक्स। एंड प्रोग्राम, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोग्राम। पी आर ओ, अच्छा जी छूट गया। ठीक है, प्रोग्राम। इसको पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं इसको। एक दो बार पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा बड़ा इंग्लिश है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वय मंत्रालय कहते हैं। देखो, ये मंत्रालय का नाम है। किसका नाम है बाबू? ये मंत्रालय। इसके नीचे एक विभाग होता है जिसको कहते हैं सांख्यिकी विभाग। क्या इसको कहा जाता है? एकदम शांति से सुनेगा ध्यान से। सांख्यिकी विभाग, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। और इसके नीचे एक विभाग होता है जिसका नाम क्या है? एनएसओ। जब भी तुम लोग पहले लिखाया गया था एनएसओ। एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, है ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय ऑफिस। हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी क्या कहते हैं बाबू? कार्यालय। पहले तीन स्टेप को ध्यान से समझो। देखो, किसी भी चीज का गणना किया जाता है बाबू तो सबसे टॉप पर कौन होता है? मंत्रालय होता है। और इसके अंतर्गत क्या होते हैं? विभाग होते हैं। और विभाग के अंतर्गत क्या होते हैं? कार्यालय मतलब क्या होता है? ऑफिस होता है। जैसे एक हेड मास्टर होता है, फिर टीचर लोग होते कि नहीं होते हैं? तो पढ़ाते तो टीचर लोग हैं, लेकिन हेड मास्टर को कंट्रोल कर में रखता है। वही है जो यहाँ पे मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मंत्रालय देख रहे हैं, सरकार के एकदम आस पास रहता है, सरकार ही इसमें रहता है। और इसके नीचे बहुत से क्या बटे होते हैं? विभाग। और विभाग के अंतर्गत क्या काम करता है? सर्वे वगैरह जितना जो काम करेगा सब कौन काम करता है? यही वाला काम करता है। तब देखो, जो भारत में जीडीपी का और राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का जो गणना करता है, वो गणना करने का काम कौन करता है? लेकिन एनएसओ किस विभाग के अंदर आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी विभाग। और सांख्यिकी विभाग किस मंत्रालय में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्पी। मॉस्पी का फुल फॉर्म पता हो जाएगा? बता दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत है ना? है तो ये पहला स्टेप क्लियर रखो। तीनों ऑब्जेक्टिव बनाने में अपने आप में एकदम क्षमता रखता है। एक एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत में जीडीपी गणना कौन करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एनएसओ। कौन सा का विभाग करता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? और किस मंत्रालय द्वारा जारी किया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्पी। तो पहले इसको ऐसे ही जल्दी से उतारो तो, एकदम जल्दी, एकदम ऐसे ही। हाँ चलिए, हो गया। चलो अब ध्यान से समझना।
देखिए, बताइए तो भारत में जीडीपी प्रति व्यक्ति आय को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है बाबू? तो कौन सा मंत्रालय बताइएगा? मॉस्पी। क्या बोलेंगे उसको? मॉस्पी। और मॉस्पी के अंतर्गत विभाग का नाम बताइए। सांख्यिकी विभाग। सांख्यिकी विभाग, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, सांख्यिकी विभाग। थोड़ा सा तुमको समझाते हैं कि क्यों एनएसओ किस प्रकार से अस्तित्व में आया है। देखो पहले जो बात कीजिएगा तो ये दो पार्ट में बटा हुआ था। कितना पार्ट में था? एक पार्ट का नाम था एनएसएसओ। क्या नाम था इसका? एनएसएसओ। और दूसरा का नाम था सीएसओ। क्या नाम था बाबू? एनएसएसओ का मतलब हो गया नेशनल नेशनल सर्वे सैंपल। पहले सैंपल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में कहते थे इसको राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। सर्वेक्षण कार्यालय। और दूसरा का नाम बताइए सीएसओ। इसको कहते हैं सेंट्रल, उन्हीं कैसे याद कर लिया? स्टैटिक्स, एसटीए स्टैटिक्स। और ओ फॉर क्या हो जाएगा हिंदी में? क्या कहें इसको बाबू? राष्ट्रीय सांख्यिकी, बिल्कुल सही, कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले जो भारत में जो जारी किया जाता था राष्ट्रीय आय या तमाम तरह की चीज जो सर्वे होता था वो दो करता था, या तो एनएसएसओ करता था तो कौन करता था? सीएसओ करता था। अब देखो ये क्या जारी करता था, तो इसका काम क्या था बाबू? एनएसएसओ के इसका काम क्या था कि गरीबी को बताना, कृषि जोत को बताता था, बेरोजगारी को बताता था, असंगठित क्षेत्र को बताता था। असंगठित क्षेत्र, इस सबको भारत सरकार में जो डेटा प्रकाशन किया जाता था वो कौन करता था? एनएसएसओ। ये क्या प्रकाशन करता था? तो ये करता था जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, और क्या? राष्ट्रीय आय। ये सब डेटा कौन जारी करता था? सीएसओ। इसकी स्थापना की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। 1900 कब हुआ था बाबू? 50 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, इसका मुख्यालय था कोलकाता में। कहाँ था बाबू? और एक और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय होता है, तो इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय था वो था नई दिल्ली। कहाँ था बाबू? नई दिल्ली था। नई नई दिल्ली। चलो इसका अगर बात कीजिएगा तो इसका जो मुख्यालय था, पहले स्थापना लिख देते हैं। स्थापना तुम लोग को बताए किए थे, याद करो। अप्रैल मई में बताए थे ना, मई 1951 में बताए थे। और इसका जो मुख्यालय है जो था वो जो था बाबू नई दिल्ली। नई, और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय था कोलकाता। इसका थोड़ा सा उल्टा है, कोलकाता था। लेकिन वर्ष 2019 ईस्वी में केंद्र के मोदी सरकार ने दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिला करके एक नया नाम क्या दिया? एनएसओ। कब ये बाबू, कब की घटना है? 2019 की घटना है। 2019 ईस्वी में एनएसएसओ तथा सीएसओ को आपस में मिला करके क्या बना दिया गया? एनएसओ। तो वर्तमान समय में बताओ कि भारत में राष्ट्रीय आय चाहे गरीबी वगैरह इस सब का डेटा कौन जारी करता है? किस प्रकार से आया, समझ में आया बात? कब से? 2019 से। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है बाबू? क्षेत्रीय मुख्यालय इसका बहुत जगह है, लेकिन एगो मुख्यालय ध्यान रखना कहाँ है? नई दिल्ली। और एनएसओ जो है प्रति व्यक्ति जितना जो देख रहे हैं ये सब काम दोनों मिलकर करता था, ये अकेले करता है। जैसे बात बड़ा सा मंत्रालय है। तो अभी जो पिछला डेटा बताए थे कि मॉस्पी बताया, उसका सांख्यिकी बताया, फिर एनएसओ बताया, कैसे समझ में आया बात? तो आज की बात बता रहे हैं। अब तुम लोग का बुक में पुराना दिया है तो किस पे अभी अटका हुआ है? सीएसओ पर। अभी आगे से जब भी मिलेगा हिंदी में इसको कहेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसको नहीं टिक करना है, किसको टिक करना है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को। इसका फुल फॉर्म लिखवाया है ना एनएसओ का, इसको जल्दी से छापिए।
ई वाला, हाँ बिल्कुल नहीं सही है, पता ना क्या अपडेट नहीं कर रहा है, किताब तो लोग का इतना पुराना है कि क्या हम कहें, मतलब हम लोग पढ़े तो पक्का फेल होंगे। चलो हो गया, बहुत देर से लेकिन दोनों लिखता। देखो एक बार 2 मिनट में इसको रिवीजन करते हैं और लास्ट में कुछ बात हम बोल देंगे, वीडियो देख करके उसको क्या करना है, लिख लेना। देखिए सबसे ऊपर मंत्रालय का नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सब का डाटा कौन जारी करता है? मंत्रालय मॉस्टी। कौन सा विभाग? सांख्यिकी विभाग। पहले बताओ सांख्यिकी विभाग में कितना ऑफिस था? 2 कार्यालय था, इस पहले का नाम बताइए। दूसरा NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। CSO का बताइए, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय सांख्यिकी। चलो ये क्या जारी करता था? गरीबी को जारी करता था, कृषि जोत के बारे में बताता था, बेरोजगारी बताता था, असंगठित क्षेत्र को। ये क्या बताता था? GDP की गणना करता था, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल सही है। चलिए इसका स्थापना कब हुआ था बाबू? उसका स्थापना, इसका मुख्यालय बताइए, उसका मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय बताइए इसका, और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय। वर्ष 2019 ईस्वी में इस दोनों को, CSO और NSSO दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? NSO। तो वर्तमान समय में अगर पूछ देगा गरीबी, कृषि जोत, बेरोजगारी, GDP प्रति व्यक्ति सब कौन जारी करता है? कब से? 2019 से लेकर के अब तक। अब कुछ हम डेटा इसमें एक फाइल लिख लेना है क्या, कि इसकी जो मुख्यालय है NSO का, वो कहाँ है? नई दिल्ली है। ये तुम लोग घर बैठ के लिख लेना। उसके बाद थोड़ा समझो कि अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में बाबू, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, वो प्रति व्यक्ति आय है 2,40,000। 2 लाख कितना है बाबू? 40,000 है। भारत में भी वर्तमान में बता रहे हैं प्रति व्यक्ति क्या है। अच्छा वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय आय कितना है? तो नेशनल इनकम की बात कीजिएगा तो ये लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। मिलियन से ऊपर बिलियन होता है, बिलियन से ऊपर क्या होता है? ट्रिलियन होता है। तो 3.9 ट्रिलियन क्या है बाबू? डॉलर है। वर्तमान समय में भारत के GDP की बात कीजिएगा, GDP कितना है? तो 4 कितना है बाबू? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। 4 कितना? 3 ट्रिलियन डॉलर। और देखो पूरे विश्व में अगर अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा तो GDP के आधार पर भारत के नंबर पे आ गया है, चौथा। 1 नंबर पे कौन है? अमेरिका जो लगभग 30 बताए थे। 2 पे कौन है? चीन जो लगभग उसका 19 ट्रिलियन डॉलर। और 3 पे कौन है? जर्मनी है, थोड़ा सा आगे 4 पॉइंट कुछ है उसका, 6 है। और हम लोग का कितना है? तो हम लोग के नंबर पे है। और अभी हम लोग जापान को पीछे छोड़ दें, 5 पे चल गया है। आई बात समझ में? तो ये जो बात अभी बोले इसको क्या कर लेना है, इसको घर बैठ के लिख लेना है, मतलब वर्तमान से है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमको वर्तमान में डेटा दे देगा तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो